हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एब्जॉर्प्शन की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम्स की। आगे हमको डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये सब चीजों को डिस्कस करना है, पर अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कुछ एंजाइम्स, ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ बेसिक चीजों को समझते चलते थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम को समझते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से सब हो जाएगा। एंजाइम्स क्या? Enzymes are proteins that help speed up metabolic chemical reaction in our body. एंजाइम कुछ नहीं है, एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है। अब दो मॉलिक्यूल है मान के चलिए, है ना, ये इसके सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनको अपने ऊपर लेके और क्या करता है, दोनों को पास ले आता है ताकि दोनों की रिएक्शन जो है वो जल्दी हो और जल्दी से जल्दी ऐसा करके एक प्रोडक्ट बन जाए। अरे बात समझ आ रही है? मतलब ये क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है क्या ये है प्रोटीन। जनरली हमको पता होता है एंजाइम क्या है ना। जनरली हमको इतना हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं तो आपको मालूम है एंजाइम क्या है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, वैसे एंजाइम बॉडी में होता है, वही होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडीज। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले ये एंजाइम वर्ड किसने दिया? साइंटिस्ट थे कुहने, उनने ये वर्ड दिया। तो फर्स्ट डिस्कवरर कौन थे एंजाइम के? बकनर, है ना। बकनर एक साइंटिस्ट थे जिनने पहली बार कोई एंजाइम को डिस्कवर किया, पर हाँ उन्होंने टर्म एंजाइम नहीं दिया था, वो साइंटिस्ट को उन्होंने दिया। और पहली बार जब कोई एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया गया, वो साइंटिस्ट थे सुमनर। क्या हुआ कि यूरिक एसिड एंजाइम को उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, ठीक है, वो तो ठीक है। अब अगला जो था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम क्या था? जाइमेज। जो जियामेज होता है भुट्टा, उससे निकला हुआ पहला एंजाइम था जाइमेज, ठीक है। ये ऐसे करके हमने थोड़ा सा जान लिया, जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जानना जरूरी, इतना ठीक है। अब कुछ अदर नेम्स भी होते हैं एंजाइम्स के, तो उसमें है आपका बायो कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने पहले ही बता दिया, केमिकल रिएक्शन में जैसे कैटलिस्ट का यूज हो जाता है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, मान के चलिए कोई रिएक्शन है, ये एक सबस्ट्रेट है प्लस ये दूसरा है, तो कई बार ऐसे नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, मैग्नीशियम प्लस या निकल ऐसे कर देते तो क्या हो जाता है, रिएक्शन ठीक ठाक से हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है। वही तो ये कर रहा है, एंजाइम भी वही कर रहा है। तो बायो कैटलिस्ट या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म करवाता है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाता है, तो इसका नाम मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर हो गया। और ये सेल फर्मेंट है, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाता है, तो ये सेल फर्मेंट है। ऐसे करके ये एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स पूरा आ गया। इंट्रोडक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहले ही लाइन में लिखा हुआ है एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो क्या सारे प्रोटीन एंजाइम्स है? नहीं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। अरे सीधी सीधी बात है, मेरा हाथ ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, इसके अंदर भी एक प्रोटीन है, मायोसिन, एक्टिन, बहुत सारे प्रोटीन, ठीक है, वो तो एंजाइम नहीं है, पर वो है तो प्रोटीन। बात यही हो रही है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक ही सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम बनी होगी, दो एंजाइम कुछ सबस्ट्रेट के लिए बनी होती है, बाकी जनरली एक सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है कि हम इतने टाइप के ही सबस्ट्रेट को हम कैटेलाइज करेंगे। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला है डिफरेंट सबस्ट्रेट डिफरेंट एंजाइम, मतलब डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम से सारे सबस्ट्रेट को आप कैटेलाइज करवा ले जाओ। अरे बात समझ आ रही है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट जो है वो बढ़ाएगी तेजी से। मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको कैसे बढ़ाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया, स्टार्च है, अमाइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और माल्टोज बना दिया। अरे बात समझ आ रही है? ये बेसिक एक रिएक्शन है, तो हमारे माउथ में और म्यूकोसा में डाइजेशन के टाइम होती है, हम पढ़ लेंगे आगे उसको, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इतना समझ आया एंजाइम्स का मतलब, पिक्चर थोड़ी सी ऐसी क्लियर हो गई, धुंधली कि हाँ एंजाइम, ठीक है ना, समझ आ गया बात अभी। तो अब हम हमारा जो कोलॉजी का पार्ट है उसको देख लेते हैं। हमको बहुत सारी क्लासिफिकेशन है एंजाइम के, पर अभी हमको क्या करना है, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, है ना।
दो ही टाइप के हमको यहाँ पढ़ने, माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर में या फिर लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, म्यूकोसा, लंग्स में मिले। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और सारे ही लगभग सेल्स में मिले। इनका क्या बोला? एसईआर में मिलते हैं। किसके एसईआर में? लिवर के एसईआर में, किडनी के एसईआर में, इंटेस्टाइनल, म्यूकोसा के और लंग्स के। लिवर के, लंग्स के, इंटेस्टाइन के और किसके बात करी है? किडनी के। अरे समझ आ रहा है? किडनी, लिवर, अरे बात समझ आ रही है? ठीक, इसी की बात कर रहे हैं। अब दो टाइप के बता दिए मैंने, नॉन माइक्रोसोमल, माइक्रोसोमल। अब अगर माइक्रोसोमल है तो कौन कौन सी माइक्रोसोमल एंजाइम्स है? एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल बेसिक याद रखने, मोनो ऑक्सीजनेस, साइटोक्रोम P450 एंड ग्लूकोयूरिनल ट्रांसफरेज। अरे बात समझ आ रही है? यही 3 बस हमको इसके याद रखने हैं एग्जाम्पल। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के कौन से जाते हैं? फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेसेस, इस्टरेसेस, अमाइडेसेस, कॉन्जुगेसेस, सारे ही इसके लगभग हो जाते हैं। ये जो एंजाइम होती है माइक्रोसोमल एंजाइम जो होती है वो इंड्यूसेबल होती है, इसके इंड्यूसर्स हैं कुछ, और ये जो एंजाइम्स होती है ये इंड्यूसेबल नहीं होती है। इसमें सारे ही रिएक्शन जो हम मेटाबॉलिज्म में आगे पढ़ेंगे, सारे ही रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोरोनिडेशन को छोड़ के होते हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में ग्लूकोरोनिडेशन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की मदद से नहीं होता। These are not inducible, इंड्यूसेबल नहीं होती है। मतलब इनको इंड्यूस नहीं किया। इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब है कि मतलब उसको काम करने के लिए लुभाना। अरे बात समझ आ रही है? जैसे कि इंडक्शन, इंजन में भी आप लोगों ने इंडक्शन पढ़ा होगा, है ना? तो क्या होता है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा होता है जिस कारण से इंडक्शन होता है। वही वो बोल रहा है कि दीज आर नॉट इंड्यूसेबल, ये इंड्यूसेबल नहीं है, ये इंड्यूसेबल है, इनको इंड्यूस किया जा सकता है। Many of these enzymes show genetic polymorphism। क्या करते हैं? Many of these enzymes show genetic polymorphism। मतलब हर बॉडी में अलग अलग, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन की वेरिएशन है उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जेनेटिक वेरिएशन, जिस कारण से इन एंजाइम की या तो डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस होगा या डिफरेंट टाइप के एंजाइम होगी, जिस कारण उसको बोलते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट शो करेगी। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, इतना हो गया। अब आप बोलोगे कि हर वीडियो में आदमी ड्रग लेके जाता है, ऐसे कैसे याद हो? तो मैंने भी सोचा यार कि हाँ ड्रग तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो एक काम करेंगे, हम न्यूमोनिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि चीजों को हम याद कर सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो बात समझ आ रही? न्यूमोनिक्स के साथ। तो अब मैंने बोला कि भैया माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो इंड्यूसेबल है, उसको इंड्यूस किया जा सकता है, मतलब कुछ ड्रग होंगे जो उसको बढ़ा देंगे, उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे। तो कुछ ड्रग हैं भी, जैसे डाइफिनिलहिडेंटोइन, कार्बामाजेपिन, अल्कोहल, बार्बिचुरेट, क्लोरल हाइड्रेट, ग्लूटेथिमाइड एंड ग्रीसियोफेरिन। अब बोले लो कैसे याद हो? तो मान लेते हैं तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम है दीप। अरे चलो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा दोस्त है, चलो मान लिया। अब अगर ऐसा है तो उसका एक बार है, क्या है? बार है। अब बार है तो ऑब्वियसली किसका होगा? अल्कोहल का होगा, है ना? तो क्या लिखा है? दीप का अल्कोहल बार कहां? गुजरात के गिर में। दीप का अल्कोहल बार कहां? गुजरात गिर। अरे बात समझ रही? दीप का अल्कोहल बार कहां? गुजरात गिर। अब देखो दीप से क्या डी और पी दोनों आ गया, डाइफिनाइलहिडेंटोइन। अरे बात समझ आ रही है? कार्बामाजेपिन से का आ गया, अल्कोहल का अल्कोहल ही है, बार क्या है? बार्बिचुरेट। अरे बात समझ आ रही? क्लोरल हाइड्रेट मतलब कहां? क्लोरल हाइड्रेट कहां? ठीक है। ग्लूटेथिमाइड मतलब गुजरात। अरे बात समझ आ रही? जी भी है, यू भी है, गुजरात। थोड़ा सा तो दिक्कत है, अब बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट तो नहीं पर है, उसी के थोड़ा सा आपको क्लिक करेगा। ग्रीसियोफेरिन मतलब गिर, गुजरात का गिर। अरे बात समझ आ गई? अरे कोई कठिनाई आई क्या? आप कभी भूलोगे? तो अब कुछ इंड्यूसर्स की बात कर लेते हैं। साइटोक्रोम P450 एंजाइम के अभी हमने क्या देखा? मोनोअमीनो ऑक्सीडेज के इंड्यूसर्स। अब हम देख लेते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम के इंड्यूसर्स, है ना? तो फिर वही बात, इतने सारे ड्रग कैसे याद रखें? देखते हैं। ग्रीसियोफेरिन
इंड्यूसर है इसका फिनोबार्बिटोन, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, फेनिलब्यूटाजोन, डीडीटी, 3-मेथिलफेनिकोलेंथ्रिन एंड बेंजोपायरिन। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। डीडीटी इंसेक्टिसाइड होता है, हमको मालूम है, केमिस्ट्री में हमने लगभग पढ़ा है। और 3-मेथिलकोलेंथ्रिन या बेंजोपायरिन जिसकी हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक पॉलीहाइड्रोकार्बन है, सिगरेट, चारकोल, ब्रॉइल्ड मिल्क, ये सब में मिलता है। क्या? 3-मेथिलकोलेंथ्रिन एंड बेंजोपायरिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये साइटोक्रोम P450 को इंडियूस करते हैं, है ना। अब ड्रग्स की बात जाती है, कैसे याद रखें? ग्रीसियोफर्मिन, फिनोबार्बिटोन, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड फेनिलब्यूटाजोन उसी अरेंजमेंट में जमाया है जिसमें आपको निमोनिक्स याद हो जाए। जैसे गिर पे, अभी क्या मैंने बोला था, मेरे दोस्त या तुम्हारे दोस्त मान लो, या मेरा दोस्त, उसका क्या है, बार है, कहाँ पे है, गिर और गुजरात में, वो था निमोनिक्स में। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, गिर पे आई रही गुजरात पुलिस, अभी अब बार है तो छापा भी पड़ सकता है, तो क्या हुआ, गिर पे आई रही गुजरात पुलिस। अरे बात समझ आ रही है? ग्रीसियोफर्मिन, फिनोबार्बिटोन, आइसोनियाजिड, रई से रिफैम्पिन, गुजरात, ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड पॉलीस्टीफेनिलब्यूटाजोन। अरे थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना यार दोस्त, इतना ठीक है। हाँ, आगे जो है बाकी इतना भी अगर अपन कर लेते हैं बहुत आसान पड़ जाएगा मामला। ठीक है, अब ये तो चलो हो गए इंड्यूसर्स। अब कॉमन सारे ही जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है उसके इनहिबिटर्स भी कुछ होंगे जो उसको इनहिबिट करते होंगे, उसको भी याद रखना है। कैसे याद रखें, इतना सब कुछ है, एलोप्यूरिनोल, वेरापामिल, सल्फोनामाइड, एमिडारोन, डिल्टियाज़ैम, कीटोकोनाजोल, आइसोनियाजिड, डाइसल्फाराम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्विनिडीन, इट्राकोनाजोल, क्लोरामफेनिकोल, रिटोनाविर। अरे इतना कैसे याद रखेंगे? तो कैसे याद रखेंगे कि बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि उनका झगड़ा हो गया, तो सब सैड हो गए, है ना, थोड़ा सा दुखी हो गए, रोने लगे। तो क्या कि कोई बड़ा था वहां खड़ा था, वो क्या बोलता है, ऑल वेरी सैड किड कम क्विट क्राई, मतलब सारे बच्चे इधर आओ और रोना क्विट करो, छोड़ो। कैसे? ऑल मतलब एलोप्यूरिनोल, वेरी मतलब वेरापामिल, सैड का एच जो सल्फोनामाइड, ए अमिडारोन, डी डिल्टियाज़ैम, किड कीटोकोनाजोल, के से कीटोकोनाजोल, आई से आइसोनियाजिड, डी से डाइसल्फाराम, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ से ओमेप्राजोल, एम से मेट्रोनिडाजोल, ई से एरिथ्रोमाइसिन, क्यू से क्विनिडीन, क्यू यू आई लिख दिया है ताकि क्विनिडीन ध्यान रहे, आई से इट है ये, ठीक है ना, इट है, तो इट से इट्राकोनाजोल, सी से क्लोरामफेनिकोल, आर से रिटोनाविर। अरे क्या भूलने में कोई, याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? गलत है ऐसा करना? अरे सही है, याद हो जाता है जल्दी जल्दी, है ना, क्या दिक्कत है, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने जो है इसको अभी तक किया, किसको, इनहिबिटर्स को। तो कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिशन के देख लेते हैं पहले। तो इनहिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, अब क्योंकि एंजाइम को ही इनहिबिट करती है तो ड्रग जो है देर तक रहेगा बॉडी में, इनहिबिशन हो जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म का। अगर ये इनहिबिशन हो गया तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा होगा, ड्रग का टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। अरे बात समझ आ रही? जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो क्या बोल रहा है कि एंजाइम इनहिबिशन जो है फास्ट कोर्स टाइम, मतलब ये जल्दी हो जाता है, इनहिबिशन जो है वो जल्दी हो जाता है एंजाइम इंडक्शन के मुकाबले। ये पॉइंट ध्यान में रखने का। अब एग्जांपल जैसे ले दिया है मैंने कि प्रोपेनोलॉल जो है वो रिड्यूस करता है रेट किसका, लिडोकेन मेटाबॉलिज्म का। कैसे? हेपेटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज करके। अरे प्रोपेनोलॉल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव है, अरे है, ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा, तो लिडोकेन मेटाबॉलिज्म को वो क्या कर देगा, आपका उसका मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देगा। कैसे? डिक्रीजिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, आगे क्या, एंजाइम इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंडक्शन मतलब हमने बताया था इंड्यूस करना, उसके क्या इफेक्ट हो जाते हैं, वो मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग का बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी उसको बॉडी से बाहर करवाएगा, जैसे कि, है ना। तो अब एक, लेकिन ये क्या है कि मेटाबॉलिज्म कोई सर्टेन ड्रग का ही करेगा, क्योंकि क्या होगा, जनरली जो इंड्यूस करेगा कोई भी ड्रग कोई एंजाइम को इंड्यूस करेगा तो कोई एक ही टाइप के एंजाइम को इंड्यूस करेगा, जिस कारण से कुछ ही ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म जो है आपको वो क्या होगा, जल्दी होगा। लेकिन एक ड्रग है फिनोबार्बिटोन,
वो क्या करता है, दो टाइप की CYP450 एंजाइम जो है, दो टाइप की है, अभी हम देखेंगे। तो दोनों को ही ये क्या कर देता है, तुम्हारा इंड्यूस करा देता है। CYP3A और CYP2D6 जो है क्या हो जाता है कि बहुत सारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म इसके कारण क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो जल्दी जल्दी एक्सक्रीट होते हैं, जिस कारण से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उन ड्रग का जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद घट जाता है। वो ड्रग जिनका इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, जो एक्टिवेट होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। अरे बात समझ आ रही है? कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे इसको। टॉलरेंस बढ़ जाता है कई बार ड्रग का। सम एंडोजीनियस सब्सटेंस आर मेटाबोलाइज्ड फास्टर। क्यों भाई, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है ना इंड्यूसर, तो कुछ जैसे कि स्टेरॉइड्स और बाइल हमारी जो बॉडी में है उसका भी जो है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है कई बार। प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, ये हो जाता है, इसको हम देखेंगे। यूसेज की बात करते हैं। यूसेज में अब ये जो प्रॉपर्टी है एंजाइम इंडक्शन की, कई बार हम इसका इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। इंसान बड़ी खुरापाती चीज है, वो कुछ भी कर सकता है। वही होता है कॉन्जेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस में इसका यूज कर लेते हैं हम, कशिंग सिंड्रोम में, क्रोनिक पॉइजनिंग में, लिवर डिसीज में इसका हम यूज कर लेते हैं। किसका? एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी का, जो ड्रग, कुछ ड्रग जो एंजाइम इंडक्शन दे रहे हैं उसका यूज कर लेते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन देख लेते हैं अब हम। इनहिबिशन तो हमने देखा, अब इनहिबिशन जो है, इनहिबिशन में हमने ये देखा कि इनहिबिशन कितने टाइप से होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म करता है इनहिबिशन, है ना। तो दो टाइप से करता है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक करता है मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो एंजाइम का जो प्रोटीनियस नेचर होता है उसको क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, मेटल्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये जो है नॉन स्पेसिफिक जो आपका इनहिबिशन होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक इनहिबिशन करना हो तो ये दो टाइप से होगा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होगा तो या तो इक्विलिब्रियम टाइप होगा या नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होगा। इक्विलिब्रियम टाइप मतलब क्या हो जाता है कि वो जो ड्रग है उसी के ही जैसा दिखता है सबस्ट्रेट, और वो एक कॉमन साइट पे जो रिसेप्टर की जाने के लिए दोनों रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम टाइप हो जाता है। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एलोस्टेरिक साइड का हो जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि Km जो है वो कांस्टेंट रहता है और Vmax रिड्यूस हो जाता है। कॉम्पिटिटिव टाइप में Km जो है वो बढ़ जाता है, Vmax जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये दो चीज ध्यान रखने की है कि कॉम्पिटिटिव में Vmax जो है कांस्टेंट रहता है, Km जो है वो बढ़ जाता है। इसमें Km कांस्टेंट रहता है, Vmax घट जाता है। अब ये क्या है, ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये रेट है। ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये रेट है। अब ये क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे। और अभी इतना ध्यान रखने का है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Kmax बढ़ जाता है, Vmax कांस्टेंट रहता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Kmax कांस्टेंट रहता है और Vmax जो है तो आपका घट जाता है। तो अब हम एक एंजाइम देखते, बहुत जरूरी, मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा काम आएगी आगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, CYP450 एंजाइम। ठीक है, ये जो CYP450 एंजाइम है बहुत जरूरी है, पूरा नाम है साइटोक्रोम P450। अब क्या हो जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम मेटाबॉलिज्म में, और अमीनो एसिड सीक्वेंस के हिसाब से इसके नेम दिए जाते हैं, है ना। तो CYP2D6 ये सब जो अलग अलग नाम है, तो इसमें जो पहला जो ये जो होता है ना न्यूमेरिकल, या जो न्यूमेरिकल जो नंबर होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद जो लेटर्स होते हैं ABC वो सब फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1 2 3 उसके बाद अगर आता है तो इंडिविजुअल आइसोफॉर्म, मतलब जो आइसोटोप्स जैसे होता है, वैसे आइसोफॉर्म जो एंजाइम का है उस टाइप से ये आइसोफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। लगभग 100 से ज्यादा आइसोफॉर्म्स आइसोलेटेड हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे ह्यूमंस में इतने मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, CYP3A4/5 जिसको CYP3A बोलते हैं, CYP2D6 जिसको, ये दो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे इसका। बाकी CYP2 8/9, CYP2C19, CYP2 1A 1/2, CYP2E1, इतने टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं। पर हमको सिर्फ दो का डिटेलिंग चाहिए अभी। तो ये जो है CYP3A4/5 और CYP2D6 दो टाइप के हैं। तो उसमें जो ये है, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम,
ज्यादातर ड्रग जो है CYP2 CYP3 A4/5 से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ये लिवर में, इंटेस्टाइन में, किडनी में प्रेजेंट होती है, जिस कारण से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो एंजाइम है लगभग 20% ड्रग को जो है आपका वो मेटाबोलाइज करती है, और जो है ये उसमें इंक्लूड हो जाता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, न्यूरोलेप्टिक, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर्स, एंटी एरिथमिक्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये इनहिबिटर्स मैंने इसके अपन ने पढ़े ही अभी, है ना, तो वही इनहिबिटर्स इंटरेक्ट कर देते हैं कई बार कुछ ड्रग के CYP3 A4/5 जो है उसके, ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म से वो इनहिबिटर्स कई बार इंटरेक्ट कर देते, टर्फिनाडीन, एस्टिमाजोल और सीजाप्राइड, इनके मेटाबॉलिज्म को कई बार वो इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये दो चीज की बात करके वीडियो को एंड करेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर। क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो मैक्सिमम ड्रग जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, और जो अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके प्लेसेंटा तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? कुछ बैरियर है ना, उस बैरियर के ही बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है, हमारी कैपिलरीज तो हमने पहले भी एक बार मैंने बताया छन्नीदार फेनेस्ट्रेटेड है, पोर्स ज्यादा है, 40 एंगस्ट्रॉम तक उसका पोर्स है, कोई भी ड्रग जा सकती है। तो क्या है, इसमें इंटरसेलुलर पोर्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग भी आसानी से पोर्स पे जा सकती है, लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन से भी जा सकती है। ठीक है, ऐसा होता है। अरे बात समझ आ गई। लेकिन ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं उसमें सेल टाइटली अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। इसके अलावा अगर वो ब्रेन में है, क्रेनियम में, तो ग्लियाल सेल्स की प्रोसेस उसको कवर करे रहती है, या फिर वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है, जिसको ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल बैरियर कहते हैं, अगर उसमें है तो कोरोइडल एपिथेलियम उसको कवर करे रहती है, जो क्या करती है, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग की एंट्री को लिमिट कर देती है। मतलब ब्रेन में लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग नहीं जा सकता, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग जा सकता है। एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं जा सकता। अरे बात समझ आ रही है। इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर में पी ग्लाइकोप्रोटीन जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो भी होते हैं, एनायनिक प्रोटीन OATP भी होते हैं, जो दोनों के दोनों जो है वो इफ्लक्स कराते हैं, बाहर फेंकते हैं ड्रग को। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स होती है, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम और भी एंजाइम, जो कि ना बहुत सारे ड्रग को वहां नहीं जाने जाती है, और गई तो उसको डिग्रेड कर देती है। हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होता, वो है CTZ मतलब कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन। यहाँ पर जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब आ जाता है प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर में क्या बोलता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन है, इफ्लक्स ऑफ सर्टेन ड्रग बट नॉट लिपिड सॉल्युबल। मतलब ये बोल रहा है पी ग्लाइकोप्रोटीन प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, जो इफ्लक्स तो करता है बहुत सारे ड्रग पर, हाँ, पर लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जाने देता है। एक तो ये, दूसरा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन भी जो है वो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जाने देता है, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग को नहीं जाने देता। दूसरा ये, तीसरा जरूर ये है कि अब ये तो ठीक है बात हो गई, लेकिन क्या होता है कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग भी अगर बहुत देर तक मां के ब्लड में है तो कुछ कौन से इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको अंदर लेते हैं। जब अगर वो इफ ड्रग एक्यूमुलेट्स इन ब्लड, अगर ड्रग ब्लड में एक्यूमुलेट होता जा रहा है मां के, तब इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर उसको अंदर ले लेते हैं, जिस कारण से जो है प्लेसेंटल बैरियर, जिसको इनकम्प्लीट बैरियर भी हम कहते हैं। तो दोस्तों काफी मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा वो बताएं, और थैंक यू।